नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रेसिडेंटियल सिस्टम। अब यहां पर सबसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है या इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। अब इसका अगर हम जन्मदाता देखेंगे तो इसका जन्मदाता आपको अमेरिका मिलेगा। अमेरिका इसका क्या है? जन्मदाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अमेरिका जन्मदाता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, आप देखे होंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है और किस पुस्तक में प्रयोग होता है, तो यहां पर आप देखेंगे। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर बेजहट करते हैं। तो आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, वाल्टर बेजहट। वाल्टर बेजहट। फिर इसके बाद आता है कि वाल्टर बेजहट अपनी किस पुस्तक में करते हैं? द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप देखेंगे कि वाल्टर बेजहट किस पुस्तक में करते हैं? द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले वाल्टर बेजहट जो है इसका प्रयोग करते हैं, वाल्टर बेजहट। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता अमेरिका है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग वाल्टर बेजहट द्वारा किया गया। और किस पुस्तक में किया गया? द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद देखेंगे, क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली इस दोनों का मिक्स रूप पाया जाता है। कौन सा ऐसा देश है? तो आप देखेंगे कि वह देश आपको कौन सा मिलेगा? फ्रांस आपको दिखाई देगा, फ्रांस। तो जब आप फ्रांस को देखेंगे तो फ्रांस में संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का क्या पाया जाता है? मिक्स रूप पाया जाता है। तो यहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का क्या पाया जाता है? मिक्स रूप पाया जाता है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है कि कैसे हम डिसाइड करें कि कहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और कहां पर संसदीय शासन प्रणाली है। ये कैसे डिसाइड किया जाएगा या कैसे ये जो है हम समझेंगे? तो हमने जब संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच रिलेशन क्या है, संबंध क्या है।
तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे कि कहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और कहां पर संसदात्मक शासन प्रणाली है। तो यहां पर आपको समझना होगा सबसे पहले कि कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो आप देखेंगे कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायिका लेजिस्लेचर, आप देखेंगे कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो है, बीच संबंधों के आधार पर जो है, बीच संबंधों के आधार पर अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणाली को, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणाली को परिभाषित किया जाता है। शासन प्रणाली को परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर ही हम इसको डिसाइड करेंगे कि कहां पर अध्यक्षात्मक है और कहां पर जो है संसदात्मक शासन प्रणाली है। अब यहां पर आप देखेंगे जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं। अब इन तीनों अंगों के बीच रिलेशन क्या है, यही हमको देखना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले एक सरकार के 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं। यहां पर आप देखेंगे तो एक आपको दिखाई देगा विधायिका दिखाई देगी, और दूसरा आप देखेंगे तो आपको कार्यपालिका दिखाई देगी, और तीसरा आप देखेंगे तो आपको न्यायपालिका दिखाई देगी, न्यायपालिका दिखाई देगी। तो ये सरकार के 3 अंग आपको दिखाई देंगे। अब यहां पर जैसे हमने आपको कहा कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर, तो हम यहां पर देखेंगे कि ये जो कार्यपालिका और विधायिका है, इन दोनों के बीच संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, इसी के आधार पर हम अध्यक्षात्मक या संसदात्मक को डिसाइड करेंगे। यदि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के सहयोगी होगी या पूरक होगा, या कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होंगे, तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर कौन सी शासन प्रणाली होगी, तो वहां पर संसदात्मक शासन प्रणाली होगी। अब यहां पर आप देखेंगे, अब प्रश्न यह हुआ कि हम कैसे यहां पर जाने कि संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है। तो यहां पर आप देखेंगे एक संसदात्मक शासन प्रणाली पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली यहां पर हम लोग देखते हैं। फिर उसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यहां पर हम लोग आ जाते हैं। अब इसके बाद इसी को हमको देखना है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि यदि संसदात्मक शासन प्रणाली होगी तो जो कार्यपालिका और विधायिका है वह एक दूसरे के पूरक होगी। यहां पर आप समझिएगा तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि कार्यपालिका और विधायिका जो आप देख रहे हैं, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के पूरक होगी, एक दूसरे के पूरक आपको दिखाई देगा, पूरक, या हम कह सकते हैं सहयोगी आपको दिखाई देगा, सहयोगी, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा संबंध होगा, घनिष्ठ संबंध होगा, घनिष्ठ संबंध आपको यहां पर दिखाई देगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होगी। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा
कि कार्यपालिका और विधायिका, यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग आपको दिखाई देगी, अलग अलग, पूरी तरह से अलग अलग, एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होगा। फिर संसदात्मक शासन प्रणाली में देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि जो विधायिका है व्यवस्थापिका, तो विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ये यहां पर आपको दिखाई देगा के सदस्य होते, अलग से कुछ भी नहीं होता है। विधायिका का मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा के ही सदस्य मंत्री बनते हैं, क्योंकि मंत्री बनने की योग्यता आती है संसद के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो चाहे वह राज्यसभा का सदस्य हो। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर विधायिका और कार्यपालिका जब अलग अलग है तो इसका मतलब हुआ कि विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य ही अलग अलग होते हैं। विधायिका और कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये चीजें आपको दिखाई देगा, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना होता ही नहीं है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वर्तमान समय में किन किन देशों में है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वर्तमान समय में किन किन देशों में है। अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली निम्न देशों में है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि निम्न देशों में है। कौन कौन ऐसा देश है जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाएगी। तो जैसे हमने एक फ्रांस बताया था, तो फ्रांस में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों का क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले आप अमेरिका लिख लेंगे, क्योंकि जन्मदाता ही आपको अमेरिका दिखाई देगा। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपको कहां पर मिलेगी, अमेरिका है, श्रीलंका है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको अमेरिका दिखाई देगा, श्रीलंका दिखाई देगा। तीसरा आप देखेंगे तो आपको ब्राजील दिखाई देगा। चौथा आप देखेंगे तो आपको अर्जेंटीना दिखाई देगा, अर्जेंटीना दिखाई देगा। पांचवा आप देखेंगे तो आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा, इंडोनेशिया आपको दिखाई देगा, इंडोनेशिया। फिर नाइजीरिया है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है। तो यहां पर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा नाइजीरिया आपको दिखाई देगा, नाइजीरिया। सातवां आप देखेंगे तो आपको वेनेजुएला दिखाई देगा, वेनेजुएला, आपको वेनेजुएला दिखाई देगा। फिर इसके साथ साथ कोलंबिया है, मैक्सिको है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको कोलंबिया दिखाई देगा, कोलंबिया दिखाई देगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो आपको मैक्सिको दिखाई देगा, मैक्सिको भी मिलेगा। फिर उसके साथ साथ लाइबेरिया है, दक्षिण अमेरिका है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको लाइबेरिया आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो आपको दक्षिण अमेरिका भी दिखाई देगा, दक्षिण अमेरिका। फिर इसके बाद पेरू है, फिलीपींस है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है। तो यहां पर और भी देख लेंगे तो आपको पेरू दिखाई देगा, फिर आपको फिलीपींस दिखाई देगा,
पेरू है, फिलीपींस है, ठीक, पराग्वे है, ये भी आप देख सकते हैं, पराग्वे। तो ये कुछ देश आपको दिखाई देंगे कि जहां पर आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन ऐसा देश है जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो यहां पर आपने देखा कौन सा देश आपको मिला, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है। श्रीलंका है, अध्यक्षात्मक है, ब्राजील अध्यक्षात्मक है, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, कोलंबिया, चलिए यहां पर कर देते हैं, मैक्सिको है, लाइबेरिया है, दक्षिण अमेरिका है, पेरू है, फिलीपींस है, पराग्वे है। इन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग विशेषताओं पर आ जाते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, शासन प्रणाली की विशेषता पर हम लोग आ जाते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। विशेषता तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है, आप देखेंगे तो यह जो है मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। मॉन्टेस्क्यू का आपने नाम सुना होगा। तो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत आता है और मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग होने चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला आप दिखाई देगा कि यह मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये चीजें आपको पहला आपको दिखाई देगा। दूसरी विशेषता आप देखेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका और विधायिका होती है वह एक दूसरे से अलग अलग होती है। मतलब एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, एक दूसरे के सहयोगी नहीं होते हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि कार्यपालिका और जो विधायिका होती है, कार्यपालिका और विधायिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, एक दूसरे से लेना देना होता ही नहीं है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती ही नहीं है। जो नाम मात्र की कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका की बात होती है वह संसदात्मक शासन प्रणाली में होती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, आप देखेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है, अलग अलग नहीं होती है। ये जो अलग अलग की बात आती है वह कहां पर पाई जाती है? संसदात्मक शासन प्रणाली में। अब यहां पर आप देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का नेतृत्व पाया जाता है, जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में आपने देखा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व पाया जाता है।
लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का नेतृत्व पाया जाता है, राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि राष्ट्रपति का नेतृत्व पाया जाता है, राष्ट्रपति का नेतृत्व पाया जाता है। यहां पर आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति का नेतृत्व पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वह सरकार और राज्य दोनों के प्रमुख होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो हैं, प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति सरकार और राज्य दोनों के प्रमुख होते हैं, दोनों के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति हेड होते हैं, चीफ होते हैं, ठीक, दोनों के। यह कई बार पूछा गया है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसका किसका प्रमुख होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है सरकार का भी प्रमुख होता है और राज्य का भी प्रमुख होता है, क्योंकि वहां पर नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका नहीं पाई जाती है। वहां पर यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का पद नहीं पाया जाता है। तो यहां पर एक चीज और आपको दिखाई देगी कि प्रधानमंत्री का पद जो है, प्रधानमंत्री का पद नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ये चीजें आपको दिखाई देगी। प्रधानमंत्री का पद कहां पर पाया जाएगा? संसदात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री। जैसे आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम, ठीक, क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। वहां प्रधानमंत्री नामक जीव जन्म नहीं लेगा, ऐसी वहां की व्यवस्था है, क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहां राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का पद जो है नहीं पाया जाता है। अब हम अन्य विशेषताओं को देखते हैं और क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो यहां पर आपने कुछ विशेषताओं को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अन्य विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। अब यहां पर अन्य विशेषताएं क्या दिखाई देगी कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आप देखेंगे कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस चीज को आपको विशेष रूप से आपको जानना होगा कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के। अब आप देखेंगे जैसे एक आता है सामूहिक उत्तरदायित्व, तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वह संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता होती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात आती है, यह विशेष करके किसकी यह विशेषता आप देखेंगे तो यह आपको संसदात्मक शासन प्रणाली की दिखाई देगी। संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता आपको दिखाई देगी, संसदात्मक शासन प्रणाली की। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात आएगी तो सामूहिक उत्तरदायित्व संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता होती है, जबकि जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसकी विशेषता होती है? तो यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या होती है? विशेषता होती है। फिर इसके बाद अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखेंगे तो कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है, कार्यपालिका का कार्यकाल, तो कार्यपालिका का जो
कार्यपालिका का कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, यहां पर आपको दिखाई देगा निश्चित होता है, इस चीज को आपको दिखाई देगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो आप देखेंगे कि अगर हम अमेरिका में देखें, तो अमेरिका में जो कार्यपालिका का हेड है वह हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, निश्चित होता है। अब अगर हम भारत में देखेंगे तो भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र है, एक वास्तविक कार्यपालिका है। अब अगर हम संसदात्मक शासन प्रणाली में देखेंगे, संसदात्मक शासन प्रणाली में आप देखेंगे तो जो यहां पर कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका अगर हम देखेंगे इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, इसका कार्यकाल कैसा होता? अनिश्चित होता, इसका कार्यकाल अनिश्चित आपको दिखाई देगा, अनिश्चित। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, तो अगर हम संविधान के ग्राउंड को देखें तो संविधान में लिखा रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। अगर वैसे हम समझें तो वैसे आपको दिखाई देगा प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक वह लोकसभा में बहुमत दल के क्या है? नेता हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कार्यकाल फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कार्यकाल कितना दिखाई देगा? 4 वर्ष दिखाई देगा, फिक्स आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक ही कार्यपालिका पाई जाती है। जैसे संसदात्मक में 2 आपने देखा, एक नाम मात्र, एक वास्तविक, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आपको दिखाई देगा कि एकल कार्यपालिका, तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि एकल कार्यपालिका पाई जाती है। पाई जाती है एकल कार्य। जबकि अगर आप यहां पर संसदात्मक देखेंगे, संसदात्मक में तो यहां पर 2 आपको दिखाई देगी। 2 का मतलब एक आप देखेंगे नाम मात्र देखेंगे और एक आपको दिखाई देगा वास्तविक दिखाई देगा। तो यहां पर 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अध्यक्षात्मक में आपको क्या दिखाई देगा? एक ही आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे और कुछ विशेषता पर हम लोग चलते हैं और उसके साथ साथ हम लोग इसके गुण और दोष पर भी देख लेते हैं। अब यहां पर हम लोगों को पढ़ना है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के क्या गुण हैं, फिर इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के क्या दोष हैं। अब यहां पर आता है प्रश्न कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण क्या हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। गुण पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका गुण क्या आपको दिखाई देगा। गुण तो सबसे पहला गुण आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता वह निश्चित होता, यह पहला गुण दिखाई देगा। दूसरा एक गुण आता है कि संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन मानी जाती? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। फिर निर्णय लेने में आसानी कौन सी व्यवस्था मानी जाती? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सबसे पहला गुण आपको दिखाई देगा कि कार्यपालिका का कार्यकाल जो है, कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, निश्चित होता है। यह पहला गुण आपको दिखाई देगा। दूसरा एक प्रश्न आता है कि संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शासन प्रणाली कौन मानी जाती है? तो दूसरा आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि संकट काल के लिए
संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शासन प्रणाली, सर्वाधिक उपयुक्त शासन प्रणाली आपको दिखाई देगा, सर्वाधिक उपयुक्त शासन प्रणाली। फिर इसके बाद देखेंगे निर्णय लेने में क्या होती आसानी, तो यहां पर तीसरा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा निर्णय लेने में आसानी। निर्णय लेने में क्या होती आसानी होती है, संकट काल के लिए उपयुक्त होता है ये सारी चीजें। फिर इसके बाद देखेंगे एक ही व्यक्ति का नेतृत्व होगा, दो व्यक्ति का नेतृत्व नहीं। तो यहां पर भी आप एक चीज देखेंगे कि एक ही व्यक्ति का नेतृत्व आपको दिखाई देगा, एक व्यक्ति का नेतृत्व आपको दिखाई देगा, एक व्यक्ति का नेतृत्व। और एक व्यक्ति का मतलब कि जो राष्ट्रपति है वही सरकार का भी प्रमुख है, वही राज्य का भी प्रमुख है। तो यहां पर आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, यह जो है दोनों का प्रमुख आपको दिखाई देगा। यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको राज्य का भी प्रमुख दिखाई देगा, और उसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे सरकार का प्रमुख। तो यहां पर एक ही व्यक्ति का आपको क्या दिखाई देगा, नेतृत्व दिखाई देगा। फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखेंगे तो स्थिर शासन आपको दिखाई देगा, स्थिर शासन। ठीक, जबकि आप देखेंगे कि संसदात्मक शासन प्रणाली में जो है तोड़ मरोड़ करने की गतिविधियां ज्यादा पाई जाती हैं, लेकिन यहां पर आपको स्थिर शासन में दिखाई देगा, या हम कह सकते हैं कि शासन में स्थिरता। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि शासन में स्थिरता, शासन में आपको क्या दिखाई देगा, स्थिरता, एकदम स्थिर शासन आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद उत्तरदायित्व की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहां पर आपको एक गुण और दिखाई देगा कि प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व, प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व। अब यहां पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यहां पर आपको मिलेगा कि राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, सीधे यहां पर आपको दिखाई देगा। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे नियंत्रण और संतुलन पर आपको दिखाई देगा, शासन में कुशलता दिखाई देगी, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अन्य गुण पर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे नियंत्रण एवं संतुलन, संतुलन देखने को मिलेगा। संतुलन कैसे देखने को मिलेगा, जैसे जब आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखेंगे तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो सरकार के तीनों अंग होते हैं वह अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के नियंत्रण भी स्थापित करते हैं, इसलिए संतुलन भी बना रहेगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सरकार के तीनों अंग जो है तीनों अंग अलग अलग स्वतंत्र हैं, अलग अलग क्या है, स्वतंत्र है। तो जब अलग अलग स्वतंत्र हैं तो यहां पर नियंत्रण एवं संतुलन आपको देखने को मिलेगा। फिर शासन में कुशलता आपको दिखाई देगी, शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से संचालित हो जाएगी, शासन में
कुशलता आपको दिखाई देगी। फिर इसके साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की क्या होती है, सुरक्षा होती है, तो ये भी आपको दिखाई देगा कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है। अधिकारों के सुरक्षा ये भी आपको दिखाई देगा। दलबंदी की संभावना कम दिखाई देगी। फिर उसके साथ साथ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पालन होगा। यहां पर दलबंदी या दल बदल की संभावना कम रहेगी। दल बदल की संभावना यहां पर कम आपको दिखाई देगी, दलबंदी की संभावना। फिर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का यहां पर पालन होगा। प्रशासन में कुशलता रहेगी। योग्य व्यक्ति ही मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे। फिर इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं प्रशासन में कुशलता। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि योग्य व्यक्तियों द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। निर्माण, तो ये कुछ आपको गुण दिखाई दिया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। गुण अब यहां पर एक बार हम लोग रिपीट करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण को, फिर तब हम लोग दोष को देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण पर हम लोग आते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता, यह गुण आपको दिखाई देगा। संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शासन प्रणाली, ये आपको दिखाई देगा। निर्णय लेने में आसानी, ये आपको दिखाई देगा। एक ही व्यक्ति का नेतृत्व आपको दिखाई देगा। यहां पर एक ही व्यक्ति का नेतृत्व है। शासन में आपको स्थिरता दिखाई देगी। प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व दिखाई देगा। राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नियंत्रण एवं संतुलन दिखाई देगा। सरकार के तीनों अंग अलग अलग स्वतंत्र देखने को मिलेंगे। शासन में कुशलता दिखाई देगी। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा दिखाई देगी। दल बदल की संभावना कम आपको मिलेगी। प्रशासन में कुशलता दिखाई देगी। योग्य व्यक्तियों द्वारा मंत्रिमंडल का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के क्या दोष पाए जाते हैं। उस अब हम लोग दोष को देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के क्या क्या दोष हैं। तो यहां पर बात आती है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष की बात करते हैं। इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, क्या क्या दोष आपको देखने को मिलेंगे। अब आप देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में लचीलेपन का अभाव पाया जाएगा, पहला दोष दिखाई देगा। निरंकुश होने का आपको भय दिखाई देगा, यह भी आपको दिखाई देगा। फिर इसके यहां पर हम लोग दोष देखेंगे कि इसका दोष क्या क्या है। तो सबसे पहले दोष देखेंगे कि उत्तरदायित्व की कमी आपको दिखाई देगी। उत्तरदायित्व की कमी यहां पर आप देखें, ये दोष आपको दिखाई देगा। परिवर्तनशीलता का आपको अभाव दिखाई देगा।
परिवर्तनशीलता का अभाव दिखाई देगा। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे निरंकुशता का भय दिखाई देगा। निरंकुशता का भय देखने को मिलेगा। फिर लचीलेपन का अभाव दिखाई देगा। लचीलेपन का अभाव भी आपको देखने को मिलेगा। फिर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग का अभाव दिखाई देगा। यहां पर आप देखेंगे विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग का अभाव। ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। उत्तरदायित्व की कमी देखने को मिलेगी। परिवर्तनशीलता का अभाव देखने को मिलेगा। निरंकुशता का भय दिखाई देगा। लचीलेपन का अभाव दिखाई देगा। विधायिका और कार्यपालिका के बीच क्या दिखाई देगा? सहयोग आपको दिखाई देगा। अब यहां पर निरंकुशता का भय कैसे दिखाई देगा? क्योंकि जो राष्ट्रपति है उनके पास शक्ति अधिक है। यहां पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग यहां पर दिखा। फिर इसके साथ साथ एक चीज और आप देखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणाली में सर्वाधिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कौन सी होती है, तो सर्वाधिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली संसदात्मक होती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि संसदात्मक शासन प्रणाली की तुलना में कम लोकतांत्रिक, कम लोकतंत्र, ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये इसके क्या हो गए? दोष हो गए। अब इसके बाद आता है एक दो कथन हम लोग देख लेते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर। कथन जैसे एक गैटल का कथन आता और एक गार्नर का कथन आता है, तो यही दो हम लोग कथन को देख लेते। एक गैटल का है, एक गार्नर का। यहां पर अब यहां पर कथन किसका आता है? गैटल का कथन है। तो गैटल कहते कि अध्यक्षात्मक शासन वह है। अब यहां पर गैटल से देखेंगे, गैटल। तो गैटल कहते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन वह है जिसमें प्रधान कार्यकारी अपने कार्यकाल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह है जिसमें प्रधान कार्यकारी अपने कार्यकाल तथा नीति एवं कार्यों
नीति एवं कार्यों के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र हैं। व्यवस्थापिका से स्वतंत्र। फिर एक गार्नर का कथन आता है कि अध्यक्षात्मक सरकार वह व्यवस्था है। अब यहां पर गार्नर पर हम लोग देख लेते हैं। गार्नर, तो गार्नर कहते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अध्यक्षात्मक सरकार वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यकाल तथा राजनीतिक नीतियों के लिए वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यकाल तथा नीतियों के लिए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहती है। तो ये आपका पूरी तरह से आप देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से हो गया, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में जो प्रश्न आता है वह किन किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर देना होता है। अब हम उसको देखते हैं कहां कहां पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन? अमेरिका। सर्वप्रथम कौन प्रयोगकर्ता? वाल्टर बेजहार्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कौन ऐसा देश है जहां पर दोनों का मिक्स पाया जाता है? फ्रांस है, जहां दोनों का मिक्स पाया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कहां कहां पर जो है आप देखेंगे कि यहां पर ये पूछा जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों में पाई जाती है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देगा कौन कौन ऐसे देश हैं, जैसे अमेरिका है, श्रीलंका, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, मैक्सिको, लाइबेरिया, दक्षिण अमेरिका, पेरू, फिलीपींस, पराग्वे, ये देश हैं, यहां पर आपको देखना होगा। फिर इसके बाद आता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। विशेषता में देखेंगे ये आपके लिए कि मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण पर सिद्धांत पर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर आपको इंपॉर्टेंट है विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होती है। फिर इसके बाद नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का नेतृत्व पाया जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट आएगा। फिर यहां पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है सरकार और राज्य दोनों का है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखेंगे कि यहां पर कार्यपालिका का कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए।
फिर यहां पर है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये चीजें आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद गुण में सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है, ये पूछा जाता है, तो ये वाला गुण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये है संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ये इंपॉर्टेंट है। निर्णय लेने में आसानी है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर पूछा जाता है। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे और आपको दिखाई देगा यहां पर कि ये वाला है कि योग्य व्यक्ति ही जो है, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद दोष में आप देखेंगे तो दोष में ये लचीलेपन का इसमें अभाव पाया जाता है, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग का अभाव, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें जो है आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों का हमने क्या कर दिया, उल्लेख कर दिया है, कौन कौन सी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। अब इसके अगली क्लास में हम लोग जो है संघात्मक व्यवस्था को देखेंगे, फिर इसके बाद एकात्मक को देख लेंगे हम लोग।